चलिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को जो पढ़ना है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। आवाज आ रही सबको? यस सर। एफआईआर कैसे लॉज कराई जाती है इसका तरीका सीखिए। ये ओके आप सर। लोग को एग्जामिनेशन में भी आएगा और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी जानिए। व्यवहारिक जीवन में कभी भी हम लोगों के साथ अपराध हो सकता है, हमारे परिचितों के साथ अपराध हो सकता है। तो क्या गुड करना इवनिंग है? सर। गुड इवनिंग गरिमा जी। देखिए, जब कभी हमारे साथ कोई अपराध हो, हमारे परिचितों के साथ कोई अपराध हो, तो इसका कानून में क्या तरीका बताया गया है लॉ में? तो देखिए, कानून में ये कहा गया है कि जब हम लोगों के साथ अपराध हो तो हम लोग इसकी सूचना जल्दी से जल्दी, यानी कि विदाउट डिले, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दे। जो हमारे घर के आसपास या घटना स्थल के आसपास जहाँ पे अक्रेंस हुआ है, अक्रेंस के आसपास जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जाके इसकी सूचना को दीजिए। जो देखिए, जो एफआईआर इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसको सबसे पहले सूचना देनी है? थाने पर। ठीक है। और देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एफआईआर वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सेक्शन 154 केवल कहती है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। सेक्शन 154 कहती है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। एफआईआर को कैसे लॉज कराना है, ये प्रोसेस को बताता है, न कि एफआईआर की परिभाषा को बताता है। ठीक है। सेक्शन 154 का टाइटल है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। देखिए, कभी ऐसा होता है, हम जहाँ पे घटना घटती है उसको हम लोग लॉ में कहते हैं अक्रेंस प्लेस। अक्रेंस प्लेस, अक्रेंस प्लेस के आसपास दो पुलिस स्टेशन हैं। हम कंफ्यूज हैं कि कौन वाले पुलिस स्टेशन पे हमारा जुरिस्डिक्शंस है। तो ये कहा गया है कि अगर आप सही थाने पे पहुंच जाते हैं तो ठीक है। अगर आप ऐसे पुलिस स्टेशन पे जाते हैं जो आपका जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता, ध्यान से समझिए, विजय, पल्लवी, अमन, गरिमा जी, सब लोग पढ़े, ध्यान समझिए। अगर आप ऐसे पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं जो जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता, तो उस पुलिस स्टेशन को कहा गया है कि आप भी इनकी एफआईआर को लॉस करोगे। ये मना नहीं करोगे, डांट के भगाओगे नहीं, कह रहे एफआईआर यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं होगी, ऐसा नहीं बोलना है। उस एफआईआर का नाम है जीरो एफआईआर। ऐसे थाने में अगर हम एफआईआर लॉस करते हैं जो जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता, तो उस एफआईआर को कहते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब है कि उसमें क्राइम नंबर नहीं पड़ेगा। वो लिख लेगा और इसके बाद जो एक्यूज्ड वगैरह है उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। जो आपको प्राइमरी रिलीफ दिलाना है, इंजरी हुई है, मारपीट हुई है, चोट लगी है, वो आपका इलाज कराएगा। और फिर इसके बाद जब थोड़ी सी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो आपके मामले को उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगा जो पुलिस स्टेशन आपके मामले पर जुरिस्डिक्शंस रखता है। देखो, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? छोटी सी जो बेसिक चीज़ अभी हमने बताया, समझ में आ गया? कहीं कोई कन्फ्यूज़न है पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो, जब हम लोग अपनी बात को रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में पुलिस स्टेशन पर देते हैं, तो जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं थाने का भार साधक अधिकारी, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसकी ड्यूटी होती है कि हमारी बात को वो लीगल लैंग्वेज में तुरंत लिखे। जनरल डायरी। देखो, थाने पर
कई प्रकार की डायरिया होती है, उसका उसमें से एक डायरी है जीडी, जनरल डायरी। हिंदी में कहते हैं सामान्य डायरी। उर्दू उर्दू में कहते हैं रोज नामचा। रोज नामचा मिनट मिनट की बात उसमें लिखी जाती है। थाने की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो जीडी में पर डे लिखी जाती है। उसमें लिख लेगा। लिखने के बाद उस बात को ले जाएगा क्राइम चेक रजिस्टर। जो लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, उस बात को ले जाएगा क्राइम चेक रजिस्टर, अपराध चेक पुस्तिका। देखो क्राइम चेक रजिस्टर क्या होता है। अब उन बातों के बेसिस पर कौन कौन से ऑफेंस बन रहे हैं, धारा लगाना, सेक्शन लगाना। तो जो हम लोग अपनी रिटन कंप्लेंट करते हैं, उस पर सेक्शन लगाता है पुलिस ऑफिसर, सेक्शन। और जिस रजिस्टर में सेक्शन लगाता है उसको कहते हैं क्राइम चेक रजिस्टर, अपराध चेक पुस्तिका। और क्राइम चेक रजिस्टर का जो प्रोफार्मा नंबर 341 है, 341, उसी में। तभी आप लोग को एपीओ का एग्ज़ाम अगर देना पड़ेगा तो ये सब याद करना पड़ेगा। क्राइम चेक रजिस्टर का जो प्रोफार्मा नंबर 343 है उसमें ले जाएगा। अब देखिए जो सेक्शन उसने लिखा, अगर वो सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, जो जो धारा बनाया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तब उसकी 3 कॉपी बनाएगा। तो एफआईआर की 3 कॉपी बनाएगा सेक्शन 154 में, क्योंकि 154 का टाइटल है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। 3 कॉपी बनाएगा। उसमें से जो ओरिजिनल कॉपी है, फर्स्ट कॉपी, एफआईआर लॉन्च होने के 24 आवर के अंदर अंदर, एफआईआर लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो उस थाने के ऊपर जुरिस्डिक्शंस रखने वाले मजिस्ट्रेट हैं, उनको भेज दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो सेकंड कॉपी है वो फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई पैसे के निशुल्क दे दिया जाएगा कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर लिखवाया था, ताकि उसके मालूम हो कि जो मैंने सूचना दिया था मेरे मामले में एफआईआर क्या हुई है। और थर्ड कॉपी पुलिस स्टेशन पर रहती है। तीसरी कॉपी पुलिस स्टेशन पर रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर जो ऑफेंस बना वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध, तो वो मामला रजिस्टर्ड किया जाएगा 155 में। अगर क्राइम चेक रजिस्टर में जो सेक्शन बने वो सेक्शन असंज्ञेय अपराधों से जुड़ा हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो एफआईआर है वो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी 155 में, और इसको एफआईआर नहीं कहेंगे। इसका नाम है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, असंज्ञेय मामलों की सूचना। और इसकी 2 कॉपी बनाई जाएगी। ओरिजिनल कॉपी कोर्ट भेज दी जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। जो इसकी सेकंड कॉपी है वो कंप्लेनेंट को दे दी जाएगी, और इस इंटेंशन के साथ दी जाएगी कि आपने जो सूचना दिया है वो चूंकि नॉन कॉग्निजेबल है,
और आप लोग को बताया गया कि जो नॉन कॉग्निजेबल होता है, असंज्ञेय अपराध होता है, उसमें पुलिस ऑफिसर न तो एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है और न ही उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर न तो एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है और न ही उस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर सेकंड कॉपी विक्टिम को देता है और इस इंटेंशन से देता है कि अगर आप अपने मामले में चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, आप चाहते हैं कि अपने हाँ आपके मामले में मैं एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करूं, तो आप कोर्ट से ले आइए ऑर्डर, कोर्ट से ले आइए ऑर्डर। 155 में ये कहा गया है। अमन, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। बहुत ध्यान से सुनो, सब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलिए, पूजा देर से क्यों जुड़ती हो? जितनी पुरानी होती सर जा मैं रही घर है, जितनी पुरानी उतनी ढीली है। ठीक, नहीं 8 नहीं 8 बजे नहीं जुड़ो। नहीं समझ, कैसे समझ में आएगा बताओ फिर? ठीक है, कल से चाहे जो सारे काम को छोड़ के 8 बजे जुड़ जाए करो। ठीक है। जी सर। हाँ, 24 घंटे में एक जी डेढ़ सर। घंटा तो क्लास के लिए दो ना, तभी तो लॉग कंप्लीट होगा। हमारी पढ़ाई उधर बहुत अच्छी चल जी रही थी, सर। इधर ढीली होने लग रही है। चलो, अगर मान लो कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ सेक्शन तो कॉग्निजेबल की और कुछ सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल की, यानी क्राइम चेक रजिस्टर में जो ऑफेंस बना है वो मिक्सचर है, उसमें कॉग्निजेबल सेक्शन भी है, नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 155 सब क्लास 4, सीआरपीसी की धारा 155 का उपखंड 4, ये क्या कहता है? उपखंड 4 कहता है कि अगर एक भी सेक्शन कॉग्निजेबल किया जाएगी तो, और भले चाहे 2 सेक्शन 4 सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल की है, पूरा अपराध माना जाएगा कॉग्निजेबल। गरिमा जी, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक कटोरी में दूध रखा है और उसमें 1 ड्रॉप दही डाल दीजिए, तो विजय वो दूध रहेगा? वो पूरा का पूरा दही बन जाएगा। अब उसको आप पियोगे? नो सर। नहीं ना, आप चाय बनाओगे ना उसको पियोगे। 1 ड्रॉप भी अगर दही पड़ गया, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 4 सेक्शन लगती है क्राइम चेक रजिस्टर में, जो पीड़ित व्यक्ति ने सूचना दिया है थाने पर, उसमें से 3 धारा नॉन कॉग्निजेबल की है, 1 धारा अगर कॉग्निजेबल की आ गई तो पूरा मामला माना जाएगा कॉग्निजेबल। और ये कहाँ कहा गया है, किस सेक्शन में कहा गया है? 154 सब क्लास 4। हाँ, सॉरी 150, 150, हाँ 155 सब क्लास 4 में। 155 के उपखंड 4 में। जिसको जिसको नहीं मालूम तुरंत लिखो, सेक्शन 155 सब क्लास 4। ठीक है। पल्लवी, कैमरा क्यों बंद है? मना है कैमरा बंद करना ना, तो आप क्यों बंद किए कैमरा? कैमरा ओपन रखिए। ओपन है सर। कहाँ ओपन है? आप हमको कहाँ दिख रही हैं? यहाँ तो अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जहां पर न समझ में आए वो पूछिए, जिसको भी न समझ में आए पूछिए। अब अगर आप पुलिस स्टेशन पर गए और पुलिस स्टेशन पर आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, स्टेशन इंचार्ज ने मना कर दिया, ये आपसे कहा एप्लीकेशन रख दो, जाओ 2 दिन बाद आना, शाम को हम आएंगे, पता लगाएंगे घटना के बारे में तो बताएंगे। शाम को नहीं आया पुलिस वाला, 2 दिन बीत गया, आपके मामले को नहीं रजिस्टर्ड किया, तब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन पे पुलिस ऑफिसर ने आपके मामले को रजिस्टर नहीं किया, तो सीआरपीसी में कोई प्रोविज़न है?
तो आपका आंसर होगा सेक्शन 154 सब क्लास 3, धारा 154 का उपधारा 3। इसमें क्या कहा गया है? जब हम लोग पुलिस स्टेशन पर जाएं और पुलिस स्टेशन पर अगर हमारे मामले को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने से मना कर देता है, पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने में ढिलाई बरत रहा है, तो हम लोगों को सेक्शन 154 सब क्लास 3 में ये राइट्स दिया गया है कि हम अपने ज़िले के एसपी के पास चले जाएं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। देखो, जब नई सीआरपीसी बनी थी 1973 में, तो हम लोगों की पोस्टल सर्विसेज शुरू हो गई थी। तो ये कहा गया था कि 1973 में एसपी जो बैठते थे हेडक्वार्टर पर ज़िले के, वहाँ से हम लोगों का घर, हम लोगों का गांव बहुत दूर होता था। तो ये कहा गया कि आप अपनी सूचना को रिटन फॉर्म में एसपी को भेज दीजिए। जो आपके साथ घटना घटी उसको लिखकर, और जो थानेदार ने लिखने से मना कर दिया या नहीं लिख रहा है सॉरी, इन सब बातों को आप लिख कर रजिस्ट्री कर दीजिए बाय पोस्ट एसपी के पास। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन हम लोग का बढ़ता गया, हम लोग शहरों में आके रहने लगे। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप चाहो तो डायरेक्ट एसपी से जाके मिल लो। अगर स्टेशन इंचार्ज पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपके एफआईआर को नहीं लिख रहा है, तो आप जाके डायरेक्ट एसपी से मिल लीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में एसपी के ऊपर डीआईजी को बैठा दिया गया है, और जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आईजी को भी बैठा दिया गया है। तो आपकी जो सूचना को नहीं लिखा है स्टेशन ऑफिसर ने, इसकी आप सूचना एसपी को दे सकते हैं, डीआईजी को दे सकते हैं, आईजी को। देखो, जो डीआईजी, आईजी और एसपी है, इनको कहा गया कि जब कभी कोई विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति आपके पास सेक्शन 154 सब क्लास 3 में आए और इस बात को लेकर आए कि मैं थाने गया था और थाने पर मेरी सूचना नहीं लिखी गई, थानेदार ने लिखने से मना कर दिया, थानेदार ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, ये होता है कि नहीं होता? खूब होता है, खूब होता है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हायर ऑफिसर को सूचित कर दीजिए, और हायर ऑफिसर एसपी, डीआईजी, आईजी को कहा गया आप चाहे दो में से कोई एक काम करिए। चाहे तो जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसको आप उनके एप्लीकेशन में डायरेक्शन दे दीजिए, रजिस्टर द केस एंड इन्वेस्टिगेट द केस। इनके मामले को थाने पर रजिस्टर करिए और मामले का अन्वेषण करिए। एक तो ये है। दूसरा, अगर वो एसपी, डीआईजी, आईजी चाहें तो वो मामले को अपने ऑफिस में रजिस्टर करा ले। एसपी का अपना ऑफिस होता है, डीआईजी का भी अपना ऑफिस होता है, और आईजी का भी अपना ऑफिस होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अब देखो, और जो एसपी के ऑफिस में इंस्पेक्टर रैंक के, सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर होंगे, उनको उस केस का वो बना देगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, विवेचना अधिकारी। सपोज करिए आप थाने गए, थाने पर भी नहीं लिखी गई और एसपी के यहाँ भी आपको टाल मटोल मिला। एसपी ने, डीआईजी ने, आईजी ने कहा ठीक है एप्लीकेशन रख दीजिए, आप जाएं। अब आप एसपी से तो कहोगे नहीं कि मुझे रिसीविंग दो या लिखो। अब पता चला उन्होंने भी आपके एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया, अब क्या करेंगे?
कुछ बचा रास्ता? अब आपको सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब क्लास 3, सीआरपीसी के सेक्शन 156(3), 156 सब क्लास 3, इसमें आपको ये राइट्स दिया गया है। अब आप जाइए कोर्ट, और कोर्ट में जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे? जो आपके थाने के ऊपर जुरिस्डिक्शंस रखते हैं। और वहाँ पर आप एडवोकेट के थ्रू जाएंगे। देखो, पुलिस के पास जाने के लिए एडवोकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए आपको एडवोकेट की सख्त ज़रूरत है। अब आप कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 156 सब क्लास 3 की एप्लीकेशन देंगे, 156(3) की। और उस एप्लीकेशन में आप क्या प्रेयर करोगे, क्या प्रार्थना करोगे, क्या कहोगे उस मजिस्ट्रेट से? आप ये कहेंगे कि मेरे साथ अपराध हुआ, और ऑफेंस होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, और पुलिस स्टेशन पे पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऑफेंस पर एफआईआर नहीं लॉन्च किया। इसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास गया, और एसपी ने भी मेरे मामले को नहीं सुना। और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप थाने के जो स्टेशन इंचार्ज हैं उनको डायरेक्शन दीजिए कि मेरे मामले को एफआईआर के रूप में लिख लें। ठीक? और अगर वो डायरेक्शन दे देते हैं तो आपका मामला पुलिस स्टेशन पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने भी खारिज कर दिया 156(3), तब मजिस्ट्रेट ने भी 156 सब क्लास 3 की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। अब क्या होगा? अब आप मजिस्ट्रेट के उस डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट, अब मजिस्ट्रेट के जो मजिस्ट्रेट ने आपकी 156 वाली एप्लीकेशन को डिसमिस किया है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट सेशन जज की कोर्ट में जाएंगे रिवीजन लेकर। सत्र न्यायालय में आप पुनरीक्षण दाखिल करेंगे, और सेशन कोर्ट से ये प्रेयर करेंगे कि मेरे साथ अपराध हुआ, न तो थाने पर एफआईआर हुई, न तो जिले के एसपी ने मेरी बात को सुना, और मैं मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट ने भी मेरे 156(3) की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। मैं तो बड़ी उम्मीद से मजिस्ट्रेट के पास गया था कि मजिस्ट्रेट एफआईआर लॉन्च करने के लिए थाने को अधिकार आदेश देंगे, लेकिन उन्होंने भी डिसमिस कर दिया। ठीक है? तो ये देखो, सारे तरीके हैं एफआईआर को लॉस कराने के। समझ में आ गया? जल्दी बोलो, सबको कोई प्रॉब्लम हो बोलो जल्दी से। ये सत्र न्यायालय में उसके अपील के लिए जाएगा ना सर? नहीं, रिवीजन, अपील नहीं होती इसकी। रिवीजन, रिवीजन, पुनरीक्षण, सीआरपीसी ओके के सेक्शन 397। ओके सर। आप लोग जल्दी से जल्दी धारा सब याद करने की कोशिश करो, बहुत सेक्शन है आपके लॉ में, इतनी सेक्शन है, तो जरा आप लोग तेजी से सेक्शन को याद करने की कोशिश करते चलो। सर एक चीज और, ये जो ऐसे आपने बताया हाँ, कि क्राइम चेक डायरी में रजिस्टर्ड करेंगे अंडर प्रोफार्मा 343। क्राइम चेक रजिस्टर, हाँ, प्रोफार्मा नंबर 343। हाँ, जैसे उसमें कई प्रोफार्मा होता है, उसमें से जो सर प्रोफार्मा नंबर 341 है उसी में वो सर रजिस्टर करेगा। तो सर ये 341 किसमें, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में मिलेगा ना? पुलिस रेगुलेशन एक्ट में। ओके सर। हाँ, आप लोग के लिए इसलिए पढ़ा दिया रहे कि जब एग्जाम में लिखोगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, जो सीआरपीसी में 2 शेड्यूल्स हैं, पहले शेड्यूल्स में और सेकंड शेड्यूल्स में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? पलटा कभी किताब को?
तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दिया है, उनका प्रोविजन दिया है, हाँ, पनिशमेंट दिया है, इस कोर्ट में सुना जाएगा वो दिया है। कितने कॉलम है उसमें? हाउ मेनी सर कॉलम उसमें इन? 6 कॉलम्स का सेक्शन दिया है नहीं और नहीं, हम ये नहीं पूछ पनिशमेंट। रहे, हम हाँ आपसे हम जी ये जी जानना चाहते हैं कि जो शेड्यूल्स नंबर फर्स्ट है उसमें कितने कॉलम हैं? तो ये तो नहीं ध्यान दिया, वो 6। जो आपने होमवर्क दिया था वो चेक करो तब देखा 6। अभी क्लास खत्म हो बना देखना, 6 कॉलम है। पूजा, अनुसूचित सेकंड में क्या दिया गया है शेड्यूल सेकंड में? पूजा, दंड। दंड। शेड्यूल सेकंड में क्या दिया गया अनुसूचित दो में? सर अपराध का नाम। है? अपराध का नाम। कौन से अपराध का? देखो, सर जी। अनुसूची नंबर 2 शेड्यूल नंबर। पूजा क्या घंटे पढ़ती हो? सही सही बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। सर चलो, 3 घंटे। 3 घंटे कब? सर रात में 2 घंटे पढ़ती हूँ और इवनिंग में अच्छा, 1 घंटे। सुबह से क्या होता है? सुबह से सर कॉलेज जाना रहता अब तो है। कॉलेज खत्म हो गया, अब क्यों कॉलेज जाते हो? नहीं सर, अलार्म चल रहा है ना। एलएलएम? जी सर। इस डॉक्टर ने कहा था कि एलएलएम कर लो। कहाँ जाना है? टीचिंग में जाना है, जुडिशरी में जाना है, एपीओ बनना है, क्या करना है? कुछ सोचा है कि बस एलएलएम भी कर रहे हैं, एपीओ सिविल जज की भी तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेट? सर जुडिशरी हाँ। में जाना है। हैं? जुडिशरी में तो जाना है एलएलएम सर। क्यों कर रहे हो? हमसे पूछा कभी कि सर से एक बार डिस्कस कर ले? हमसे बार के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा था, तब ने कहा करा लो, तो बहुत ज़रूरी है। देखो, पहले आप लोग सब समझ जाओ, सबको एक साथ हम समझा रहे हैं। ये नहीं कि जो मन कर रहा है सब कर रहे हो। एलएलएम हो रहा है तो वो भी कर रहे हो, कभी कभी कोर्ट भी चले जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वो उससे कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। पहले नोट कर लो। वो फॉर्म निकला तो उसमें भी भर दिए, वहाँ निकला वहाँ भी भर दिया, ऐसे कुछ नहीं। पहले दृढ़ संकल्प हो जाओ बिल्कुल कि मुझे करना क्या है। देखो, एलएलएम का मतलब होता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री करने से टीचिंग का रास्ता खुलता है नेट निकालने का। एलएलएम करो, नेट निकालो, डॉक्टरेट करो, लॉ के प्रोफेसर के ट्राई करो। जुडिशरी में जाना है तो न तो कोर्ट जाना है, न तो एलएलएम करने की ज़रूरत है। जितने पैसे, जितना समय एलएलएम में लगाओगे, उतना ही पैसा, उतनी ही ताकत लगा दोगे, जुडिशरी में सेलेक्ट हो जाओगे। और स्टूडेंट करता क्या? कचहरी भी जाता है, एलएलएम भी करता है, जुडिशरी की तैयारी भी करता है। और जानते हो भी, जब 2 साल 4 साल बीत जाता है तो कहता है अरे सर को तो ज्वाइन किए तो कुछ मिला ही नहीं। तो सर तो मना करते हैं, सर तो कहते हैं बस दिन रात एक करो, कल जुडिशरी की तैयारी करो। आप वकालत करने जाओ, वकालत करो, कोई मना थोड़ी नहीं है। टीचिंग करना जाओ, टीचिंग करो। लेकिन ये सोचो जो मन आया वो किए, ऐसे नहीं। ऐसे गलती आप में से कोई मत करना। हाँ, कोर्ट जाया करो कभी महीने में 1 दिन, इसलिए कि वहाँ पे जाके आप देखे रहो कि प्रोसीडिंग क्या होता है, बस। लेकिन आप ये सोचो कि मैं 9 बजे 10 बजे कोर्ट चला जाऊँ, शाम को 5 बजे आऊँ, तो फिर जुडिशरी में नहीं सिलेक्शन हो। ये ध्यान रखिए। जुडिशरी के लिए आपको लोगों को कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ने मिनिमम। और किसी के पास और समय है तो और पढ़ लो, लेकिन 5 घंटे आप लोगों को रेगुलर निकालना पड़ेगा, रेगुलर 24 घंटे में। और जो आप क्लास करते हो ये नहीं, ये 5 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करते हो, ये आप पढ़ते नहीं हो, बल्कि ये लेक्चर सुनते हो। 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है।
अपने आप बैठिए, अनसॉल्व पेपर खोलिए, टेक्स्ट बुक खोलिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि सीआरपीसी की शेड्यूल सेकंड क्या है। तो जब शेड्यूल्स नंबर सेकंड खोलोगे तो आपको मिलेगा उसमें प्रोफार्मा, जो मजिस्ट्रेट लोग सम्मन जारी करते हैं, जो मजिस्ट्रेट बीडब्ल्यू जारी करते हैं, जो मजिस्ट्रेट एनबीडब्ल्यू जारी करते हैं, जो मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी करते हैं, जो मजिस्ट्रेट डेथ वारंट जारी करते हैं, उसका प्रोफार्मा, उसका प्रोफार्मा। अभी क्लास खत्म होगी, आप लोग सीआरपीसी का शेड्यूल सेकंड खोल लेना और शेड्यूल सेकंड में देखना ढेर सारे प्रोफार्मा दिए गए। दिया है अमन? पल्लवी दिया है? यस Yes, सर। sir. दिया है ना? हाँ, तो ऐसे जो पुलिस रेगुलेशन है उसका प्रोफार्मा नंबर 341। जब उसका प्रोफार्मा 341 आप खोलोगे तो वहाँ पर मिलता है क्राइम चेक रजिस्टर का प्रोफार्मा 341 कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 कॉपी बनेगी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 2 कॉपी बनेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया 341 प्रोफार्मा क्या बता रहे थे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूजा, अभी क्लास के बाद हमको रिंग करो, क्लास में हम तुमसे बात नहीं करेंगे, क्लास के बाद हम समझाते हैं तुमको, ठीक है। अभी जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत करना, क्योंकि फिर हम दूसरे काम में बिजी हो है। जाएंगे। हाँ, बात करते हैं। चलो, अब जी। देखो इतनी बात समझ में आया आप लोग को कि एफआईआर लॉस करने का ये तरीका है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ ऑफेंस हुआ है और हम थाने नहीं जाएंगे, देखो जितने सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस, वो लोग अपने क्या करते हैं, एडवोकेट को रखते हैं। जब उनके साथ कोई क्राइम होता है, उनके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल कराते हैं। तो ये कंप्लेंट का राइट्स आप लोग को भी है, ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटीज को है, आपको भी है। आपके साथ कोई क्राइम होता है, मत जाइए पुलिस स्टेशन, मत जाइए आप एफआईआर लॉस कराने। आप चाहे तो सीधे चले जाइए कोर्ट। और कोर्ट जाएंगे कैसे? सेक्शन 2D, सीआरपीसी के सेक्शन 2D में बताया गया है परिवाद कंप्लेंट। इस कंप्लेंट को आप तैयार कराओगे थ्रू एडवोकेट। एडवोकेट आपके कंप्लेंट को ड्राफ्ट करेगा और ड्राफ्ट करने के बाद सीआरपीसी के सेक्शन 190 190 में जो मजिस्ट्रेट अथराइज्ड है आपके कंप्लेंट को सुनने के लिए, उसके कोर्ट में फाइल करेगा कंप्लेंट 2 कॉपी में। ठीक है, और जो मजिस्ट्रेट है जब कंप्लेंट फाइल होगा तो सीआरपीसी के सेक्शन 200 में जिसने कंप्लेंट फाइल किया है, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। परिवादी से कहेगा, पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पे कहेंगे परिवादी, कंप्लेनेंट, और ये कहेगा आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। तो जो कंप्लेनेंट है वो ऑन ओथ सशपथ अपना बयान दर्ज कराता है मजिस्ट्रेट के सामने, मेरे साथ ये हुआ, मुझे मारा गया, ये किया, जो जो उसके साथ हुआ। तो मजिस्ट्रेट कहता है आपके पास कोई विटनेसेस हैं, गवाह हैं? तो वो कहता है हाँ। तो जो गवाह होते हैं उनके स्टेटमेंट को भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है सेक्शन 200 में। सीआरपीसी की सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, कंप्लेनेंट के विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि जो जो बातें ये बता रहे हैं, जो ऑफेंस बन रहा है, क्या उसे मैं सुन सकता हूँ? क्योंकि आपको बताया गया था कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक की जेल के मामले को सुन सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक के जेल के मामले को सुन सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम 7 साल तक के मामले को सुन सकता है। बताया गया था सेक्शन 29 सीआरपीसी। विजय पढ़ाया गया था, याद है? Yes, sir. अमन याद है?
जी सर। देखो खूब तेजी से पढ़ो साथ साथ, तब मजा आएगा। अदरवाइज हम तो सीआरपीसी खत्म कर देंगे, आप लोगों को कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने हमने कंप्लेंट फाइल किया वो देखेगा इस मामले को मैं सुन सकता हूं कि नहीं, और ये काम करेगा वो सेक्शन 201 में। 201 में मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि मैं सुन सकता हूं या मुझसे बड़ा मजिस्ट्रेट सुनेगा। अगर उसे लगेगा कि मैं सुनने के लिए अथराइज्ड हूं, मैं सुन सकता हूं, तब तो अपने पास रखेगा। और अगर उसको लगता है कि नहीं मैं नहीं सुन सकता, मुझसे बड़े वाले मजिस्ट्रेट सुनेंगे, तो सेक्शन 200 में उस मैटर को ट्रांसफ़र कर देगा बड़े मजिस्ट्रेट को, और इसे कहते हैं कमिटल ऑर्डर, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखो अगर मजिस्ट्रेट अपने पास रखता है, तब सेक्शन 202, सेक्शन 202 में सीआरपीसी में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि जो कंप्लेनेंट ने मेरे सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, अपने विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, उस पर 2 काम करेगा। 2 काम, बड़े ध्यान सुनिए, सेक्शन 202 में 2 में से कोई एक काम करेगा। या तो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांग लेगा, जिस थाने का मैटर, उससे कहेगा कि आप एक मामले का इन्वेस्टिगेशन करिए और एक मुझे रिपोर्ट बताइए कि आपके थाने के भीतर ऐसी ऐसी घटना घटी है, आप मुझे रिपोर्ट बताइए इन्वेस्टिगेशन करके। या मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करे, स्वयं जांच करे। स्वयं जांच का मतलब है जो जो उसके पास एविडेंस है, मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या है, कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पहला, दूसरा कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, परिवादी का परिवाद और परिवादी का बयान 2 है, और तीसरा परिवादी के गवाहों के बयान। इतनी चीज़ों की मजिस्ट्रेट जांच करेगा। या तो वो जांच कर सकता है या थाने से रिपोर्ट मांग सकता है। ये मजिस्ट्रेट की अपनी विवेकाधीन शक्ति है, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब देखो थाने से अगर रिपोर्ट आ गई या मजिस्ट्रेट ने जांच कर लिया, तो 2 में से एक बात बनेगी। या तो कंप्लेनेंट ने, परिवादी ने, जिसको आरोपी बनाया है, जिसको अभियुक्त बनाया है, उसके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई बन रहा है। प्राइमा फेसाई क्या है? प्रथम दृष्टया अपराध क्या है? जितने एविडेंस मेरे सामने अभी तक आए हैं वो आरोपी के अगेंस्ट मुकदमा चलने के लिए सफिशिएंट है। और दूसरा, जो एविडेंस मेरे सामने आए हैं वो आरोपी के विरुद्ध मुकदमा चलने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये जो दोनों चीज तय होता है, इसको छोटे से शब्द में कहते हैं प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया। समझ में आ रहा है? प्राइमा फेसाई समझ में सर आ गया? सर ये जो प्राइमा फेसाई तय करेगा वो 202 और 203 के बीच में करेगा ना? 202 और 203 के बीच में। जैसे अमन, जी सर। आपकी शादी हो गई? अभी नहीं सर। अभी नहीं, करेंगे? क्या हुआ? आवाज कट गई बेटे की। हम पूछ रहे हैं शादी करेंगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो जब लड़की देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे? इसका अगेंस्ट वो दिखेगा। बस यही होगा, 2-4 बातें आप उससे करेंगे, उसकी फिजिक देखेंगे, यही सब ना। जी और फिर लड़की वाले आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, भैया आंसर दीजिए, लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है, वो पूछेंगे ना आपसे, जी सर। तो आप क्या कहोगे, हाँ या नहीं? जी या तो आप कहोगे मुझे लड़की पसंद है, और या आप कहोगे भाई मुझे लड़की पसंद नहीं है।
तो जो आपने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सभी लोग देखो ध्यान से समझो, जो 5 मिनट, 10 मिनट आपने व्यतीत किया, उसी को बोलते प्राइमा फेसाई। अब वो तो बाद में पता चला कि अरे तो बड़ी झगड़ालू है, उस दिन तो बहुत मीठा मीठा बोली थी। आपको पता चला बाद में कि अरे बहुत ही अच्छी है, बहुत कंप्रोमाइज नेचर है। ये तो बाद में पता चलेगा ना। तो जैसे एक लड़का अपने शादी के लिए एक लड़की को 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देखने के बाद यस या नो करता है, ऐसे मजिस्ट्रेट सारे एविडेंस को देखकर 5 मिनट, 10 मिनट ये तय करता है ये मुकदमा मेरे कोर्ट में चलने लायक है या ये मुकदमा मेरे कोर्ट में चलने लायक नहीं है। ठीक है विजय? यस सर। अब देखो दो बातें हैं। अगर उसको लगता है कि जितना एविडेंस मेरे सामने अभी तक आए हैं वो कोर्ट में, मेरे कोर्ट में चलने लायक नहीं है, तो वो क्या करेगा पल्लवी? अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरे कोर्ट में ये मुकदमा चलने लायक नहीं है तो क्या करेगा? रद्द कर सकते हैं ना सर। हैं? जोर से बोलिए, घबरा क्यों रही है? बोले अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। कैंसिल कर, तो इसी को, हाँ सुनो आप, इसी को सेक्शन 203 में कहा गया, 203 में डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट, परिवाद को खारिज करना। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरे सामने जितने एविडेंस प्रोड्यूस किए गए इस एविडेंस पर कोई प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है तो सेक्शन 203 में परिवादी के परिवाद को डिसमिस कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब जरा ध्यान से सुनो, अमन आप सुनिए ध्यान से। मजिस्ट्रेट को लगता है कि जितना एविडेंस मेरे सामने लाया गया वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है मुकदमा चलने के लिए, तो क्या करेगा? तब क्या करेगा? सर प्रोसीडिंग शुरू कर देगा उसकी, हैं? सर उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। हाँ, अब देखो, वो कंसेंट थाने से मंगाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी तक एक्यूज कहाँ है, आरोपी कहाँ है, सामने आया? अभी नहीं सर। सेक्शन 200 में केवल कंप्लेनेंट आया था, परिवादी आया था। सेक्शन 200 में परिवादी का गवाह आया था, आरोपी आया अभी कभी? अब धारा 204 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा इशू नोटिस टू द एक्यूज्ड। अब एक्यूज व्यक्ति को वो सम्मन भेजेगा, जो आप लोग को उस दिन हमने सम्मन पढ़ाया था सेक्शन 61 में। किस लिए भेजेगा? कि आपके विरुद्ध मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है, मेरे सामने उपस्थित होइए, धारा 204। अब देखो जो अभियुक्त व्यक्ति आएगा तो कोर्ट की मर्जी से, कोर्ट ने बुलाया है, और जाएगा भी तो कोर्ट की मर्जी से। मर्जी का मतलब यह है कि उसको मजिस्ट्रेट से बेल करवानी पड़ेगी। आया है, आरोप बन चुका है, अब उसका नाम क्या हो गया है? अभियुक्त। प्रथम दृष्टया बनने के पश्चात धारा 204 में जब प्रोसेस के लिए इशू नोटिस की जाती है तब उसको बोला जाता है अभियुक्त। और जब कोई व्यक्ति अभियुक्त बन जाता है वो तभी छोड़ा जाएगा जब न्यायालय उसको बेल दे दे। तो उसको आने के बाद सबसे पहले बेल की डिमांड करनी पड़ेगी, बेल की डिमांड, और बेल मिल जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, पूजा रेडी हो जाओ, क्वेश्चन ये उठता है कि जब कंप्लेंट इतनी आसान है तो लोग फिर क्यों थाने का चक्कर लगाते हैं? जब परिवाद दाखिल करना, कंप्लेंट दाखिल करना इतना आसान है, आप एक एडवोकेट को हायर कर लो, वकील साहब के फीस दे दो, वकील साहब आपके कंप्लेंट को तैयार कर देंगे, मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल कर देंगे, मजिस्ट्रेट के सामने आपका स्टेटमेंट करा देंगे, आपके गवाहों के स्टेटमेंट करा देंगे। इतनी
इजी प्रोसीडिंग होने के बाद फिर क्यों थाने लोग जाते हैं? कभी आपने सुना ये जो होते हैं सेलिब्रिटीज थाने जाते हैं? क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, आईएएस ऑफिसर्स, ये कंप्लेंट के फॉर्म में जाते हैं। आम आदमी क्यों नहीं जाता? आम आदमी क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ता है? क्या आंसर है? पल्लवी, अमन, पूजा, अभिजय, 4 लोग बताइए। सर उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा हाँ, वेरी एडवोकेट गुड, को। वेरी गुड। देखो, एफआईआर फ्री ऑफ कास्ट, एफआईआर में कोई पैसे नहीं लगते थाने पर। और सबसे अच्छी बात है कि जब एफआईआर के बाद कोर्ट में आपका मुकदमा चलेगा तो आपको एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि सर हम स्टेट हमें प्रोटेक्ट अब करेगा, तो हाँ, स्टेट हमारी तरफ से लड़ता है। जब आपकी एफआईआर हो जाती है, आपकी ओर से कोर्ट में खड़ा होगा एपीओ, पढ़ाया गया था, सरकारी वकील, सेक्शन 24, 25 पढ़ाया गया था। अब आपकी ओर से खड़ा हो जाएगा प्रोसिक्यूटर। देखो, एफआईआर फ्री, एफआईआर निशुल्क होती है। एफआईआर होने के बाद आपके मामले की जांच कर, आपके मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक आपको पुलिस ऑफिसर दिया जाएगा। उसका रैंक क्या होगा? नॉट बिलो एसआई रैंक, उपनिरीक्षक से कम नहीं होगा। तो जो आपके मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर, उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको। आपके एफआईआर के बाद आपके मामले के जो इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर, वो पेड है कि अनपेड है? वो पैसे आपसे मांगेगा कि निशुल्क करेगा? सर अकॉर्डिंग टू रूल तो निःशुल्क है। बस 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 वहीं तक, बस उससे तो आगे आपको बोलने का राइट्स नहीं है। हमें वही बोलना है जो कानून कहता है, जो होता है होने दीजिए, ठीक है? तो कानून कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्री ऑफ कास्ट, इन्वेस्टिगेशन हो के मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब आपके लिए एक खड़ा हो गया एक एपीओ, मध्य प्रदेश में कहते एडीपीओ। वो पैसे लेगा कि वो भी फ्री ऑफ कास्ट है? जो आपकी ओर से, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस वाला मैटर पूरा फ्री ऑफ कास्ट। और कंप्लेंट वाला मैटर, पहले बात तो कंप्लेंट जब आप तैयार कराओगे तो कोर्ट की फीस देनी पड़ेगी, उसमें कोर्ट का स्टैंप लगता है। एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी। तो जो हम लोग की इंडियन टेंडेंसी होती है, हम लोग फ्री की ओर ज़्यादा भागते हैं ना। अगर कोई चीज़ फ्री बट रही हो, इतनी भीड़ लग जाएगी जिसकी कोई बात नहीं। अगर फ्री में कहीं जहर भी बट रहा है तो लोग इकट्ठा कर लेंगे, रख लो, कभी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और पेट वाला भागते, पेट वाला भागते। तो इसका देखो आंसर आप क्या बताना है कि चूंकि एफआईआर का पूरा प्रोसेस है फ्री ऑफ कास्ट, बट जो कंप्लेंट का प्रोसेस है वो पूरा है पेड, इसलिए लोग एफआईआर की ओर ज़्यादा जाते हैं, कंप्लेंट की ओर कम जाते हैं। अब समझ में आ गया? देखिए, एक चीज़ आप लोग को आज और बता देते हैं कि पुलिस ऑफिसर का रेंज क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसको जरा आप लोग लिखो, क्योंकि देखो अभी पूरे क्रिमिनल लॉ में ये भरा मिलेगा आपको। देखो, छोटे से बड़े की ओर चलो, छोटे से बड़े, सबसे छोटा नंबर 1 कांस्टेबल। कांस्टेबल हिंदी में कहते हैं आरक्षी, कांस्टेबल हिंदी में कहते हैं आरक्षी। उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, प्रधान आरक्षी।
हेड कांस्टेबल, प्रधान आरक्षी। तीसरे नंबर पर सब इंस्पेक्टर एसआई। हिंदी में उप निरीक्षक। फोर्थ इंस्पेक्टर निरीक्षक। इसके ऊपर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। उप उप अधीक्षक पुलिस। इसके ऊपर एडिशनल एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक। इसके ऊपर एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके ऊपर डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उप महानिरीक्षक। इसके ऊपर आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस निरीक्षक। के ऊपर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अपर पुलिस महानिदेशक। इसके ऊपर डायरेक्टर जनरल पुलिस, जिसको कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, पुलिस महानिदेशक। तो कोई इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये लोग हैं नॉन गस्टेड, अराजपत्रित। अब 5 नंबर से लेके अंत तक के जितने हैं सब हैं गस्टेड ऑफिसर्स। देखिए इसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं, कांस्टेबल का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, कांस्टेबल का, एसआई का, डीएसपी का और एएसपी का। 4 लोगों का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और एएसपी। इसमें देखिए कांस्टेबल का और एसआई का अपॉइंटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट करता है, जो पुलिस आयोग बना है, और डीएसपी का अपॉइंटमेंट करता है पब्लिक सर्विस कमीशन। हर राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एएसपी जो होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है, आईपीएस ऑफिसर होता है। सर हाँ, एक जो एएसआई की पोस्ट होती है और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसा देखो भी देखने को मिलता है। देखो एसएसपी की अब कोई पोस्ट नहीं। एसएसपी क्या ओके, होता था कि जो एसपी में सबसे सीनियर होता है उसी को एसएसपी बना देते थे। अब उसी के जगह पर डीआईजी आ गए, ठीक है। और जो एएसआई और आप लोग पढ़ते हो, एएसआई वो क्या होता है, जब सर हेड कांस्टेबल को प्रमोट किया जाता है तो जब तक वो सर ट्रेनिंग में रहता है तब तक उसको एएसआई कहते हैं, लेकिन उसका पुलिस ओके रेगुलेशन में कहीं नाम नहीं है। ओके सर। ये देखो सीरीज आप लोग याद कर लो,
ताकि आपको ये मालूम रहे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। दूसरी चीज़, आज जितनी भी सेक्शन हमने आप लोग को बताई है, आप लोग को हमने बताया 154, 155, 154 का सब क्लास हमने 3 बताया, 155 का सब क्लास 4 बताया और 156 का सब क्लास 3 बताया। इसके बाद हमने आप लोग को सेक्शन 2D बताया, 190 बताया, 200 बताया, 201 बताया, 202, 202, 203, 204। इतने चीज़ को आज ज़रूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल हम आप लोग को जो बताएंगे वो बताएंगे इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण कैसे होता है 157। हमने आप लोग को एडवांस में इन्वेस्टिगेशन का PDF भेज दिया है आज। आज हमने आप लोग को जो कल हमने मेंटेनेंस पढ़ाया था वो, और आज का अभी लॉजिंग ऑफ द FIR, और इसके साथ जो कल पढ़ाएंगे उसका भी PDF भेज दिया है। रही बात आज वाले क्लास की, ये तो अभी हम आपको भेज के तभी उठेंगे, ठीक है। लेकिन जो आज हमने कराया है वो आप लोग सब कंप्लीट कर डालना, नहीं तो CRPC कंप्लीट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये अगर आप कभी सोचिए कि बाद में कभी छुट्टी रहेगी तो रिवाइज करेंगे तो CRPC भूल जाओगे। डेली का डेली कंप्लीट करो, जो न समझ में आए उसको पूछो, जो चीज़ भी न समझ में आए उसको पूछो, तब आपकी CRPC कंप्लीट होगी। अदरवाइज स्टूडेंट लोग आप जान लो कि बड़े से बड़े लोगों को CRPC में दिक्कत होती है। लोग LLM कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, CRPC गायब, CPC गायब। तो ये ध्यान रखिएगा कि CRPC बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डेली का डेली आप लोग कंप्लीट करो और जो भी समझ में नहीं आए उसको पूछिए, ठीक है। कल फिर हम लोग सर मिलेंगे। EFIR क्या होती है? आजकल वो क्या चलता है चीज़? EFIR। सर EFIR हम लोग लॉन्च करा लेते हैं प्री FIR तो, नहीं सर EFI इंटरनेट से जो होती है EFIR। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कुछ जी जी कुछ चीज़ों के खोने पर आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल खो गया, तो मोबाइल के खोने पर बिना FIR किए आपको नया सिम नहीं देते। ये है आपका साइबर एक्ट। तो इसके लिए कहा गया कि आप इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे सकते, किसी भी साइबर पर बैठ के आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को अपने मोबाइल खोने की सूचना, इसको कहते हैं EFIR। लेकिन ये कुछ ही मैटर के लिए दिया गया है जो छोटे मोटे हम लोग के सामान खो जाते हैं। जैसे आप लोग LPG के सिलेंडर लेते हो, उसकी ब्लू बुक जी होती है सर। ना, नीली किताब, ब्लू बुक। मान लीजिए जी आपकी सर। ब्लू बुक खो गई, तो आप इलेक्ट्रॉनिक FIR कर सकते। मोबाइल खो गया, इलेक्ट्रॉनिक FIR कर, बस, ठीक है। चलो, जी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।